हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में अब आप लोग लगे हुए हो, राइट। तो कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं वो ये हैं कि आंसर ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें प्री में पढ़ी आपने, मीन्स में आप पढ़ रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हो, लेकिन एक बात जो आती है कि आखिर उत्तर में हम ऐसा क्या लिखें कि हमको फुल मार्क्स मिले। ऐसा क्या क्या चीज़ें उसमें हम इंक्लूड कर दें कि हमको लगे कि हाँ यार ये जो उत्तर है, हाँ यही लिखा जाना चाहिए था। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं। एक एक करके जानेंगे कि आपके जो आंसर राइटिंग है उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या ऐसी बातें, क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है जिससे कि आपका आंसर जो है वो परफेक्ट लगे, राइट। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब आप लोग कभी भी, अगर मैं जो मान के चल रही हूँ कि आपने बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इतना पढ़ लिया है कि चलो आपको लग रहा है, क्योंकि आंसर राइटिंग तो मेन चीज़ है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्री में अलग चीज़ थी, भैया गोले भर के चले आना है, लेकिन यहाँ चीज़ें अलग तरीके की आती हैं। अब आपको आंसर को समझना है, उसके पहले आपको प्रश्न को समझना है, राइट। तो क्या चीज़ें कहाँ से शुरू करना है, जो आपने पढ़ रखी हैं उन चीज़ों को कैसे फ्रेमिंग करना है, राइट। इन्हीं सारी चीज़ों को एक एक करके हम जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि जब भी आप आंसर लिखते हो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे सवाल भी आते हैं कि मैम क्या लिखें आंसर में, तो मैं सबसे पहले एक ही बात कहती हूँ, भाई जो प्रश्न पूछा है वही लिख दो, और कुछ नई चीज़ तो हम लिखेंगे नहीं, और अगर आप नई चीज़ लिख रहे हो तो वह नहीं लिखी जानी चाहिए। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है जो आपको पकड़ना है वो है कि परिधि का विस्तार। किस चीज़ की परिधि और किस चीज़ का विस्तार। आपको जो प्रश्न दिया है आपको उस प्रश्न के अकॉर्डिंग चीज़ें रखना है, राइट। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान क्या रखना है कि भैया जो पूछा है हमें वही बताना है, ठीक है। अगर उसने, मान के चलते हैं हम, अगर हिस्ट्री पॉलिटी की बात करें, अगर न्यायपालिका के बारे में पूछा है, न्यायपालिका में भी अलग चीज़ें आती हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा है तो हम उन चीज़ों के बारे में लेके चलेंगे। हम वही इतिहास को लेके चलें कि अगर अकबर के बारे में मान लीजिए पूछ लिया गया, और अकबर के बारे में अगर कहा गया कि उसकी शिक्षा को लेके क्या उसका दृष्टिकोण था या क्या काम उसने किए, तो हमें फालतू की कथा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। कि ये था, अकबर ने ये किया वो किया, बाकी की चीज़ों को छोड़ देते हैं, किया क्योंकि बहुत कुछ है, लेकिन हमें किस चीज़ पे रहना है कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में काम किए और क्या क्या काम किए उन चीज़ों को बता दो। और वैसे भी जब से न्यू सिलेबस आया है, आपके पास जो जगह है जो पहले होती थी कि भैया चले जा रहे हैं लिखते हुए, कुछ पता नहीं चल रहा, कि पल्ले ही नहीं पड़ा कि कहाँ से शुरू किया कहाँ ख़त्म किया, तो अब आपके पास एक वर्ड लिमिट भी है, तो उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। पता चले कि भूमिका लिख रहे हैं तो 4 लाइन की 5 लाइन की भूमिका हो गई, अब 2 लाइन बची, अब क्या लिख लोगे, तो वो सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है, राइट। फिर चीज़ आती है अनावश्यक चीज़ें नहीं लिखनी है। हमको उसका गुणगान नहीं करना है, हम कोई दरबारी कभी है नहीं। किसी भी शासक के बारे में पूछा गया है, किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया है, तो ऐसा नहीं, हमें पता बहुत कुछ होता है और हमें हर डायमेंशन से चीज़ों को पढ़ना है। हम बहुत कुछ पढ़े रखे होते हैं किसी भी टॉपिक को लेके। मान लीजिए कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें रोबोटिक्स के बारे में बहुत कुछ पता है, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। कम से कम हमने उसकी जितनी चीज़ें हो सकती थी उन सारी चीज़ों के अगर हमने नोट्स भी बनाए हैं, तो मान के चलते हैं कि 8-10 पेज में हमने नोट्स बनाए हैं, तो सोचो हमको उतनी सारी चीज़ें, नोट्स की बस बात कर रही हूँ, बाकी आपके दिमाग में ऑन स्पॉट क्या आती है वो अलग बातें हैं। आप उन चीज़ों को करंट से कैसे जोड़ देते हैं वो एक अलग बात है, राइट। तो चीज़ें यहाँ आती हैं, तो अनावश्यक नहीं लिखना है। जो पूछा है भाई, अगर रोबोटिक्स के कार्य पूछे तो हम कार्य ही लिखेंगे, हम लाभ नहीं लिखेंगे, ठीक है। और हानियाँ पूछी हैं तो हम ये नहीं कहने लगेंगे कि भैया हमको हानियाँ तो हम लिख देंगे, हमको लाभ भी पता है, हमको ये सारी चीज़ें पता है, हम लिख देते हैं। तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं लिखना, अनावश्यक नहीं लिखना है। फिर वही चीज़ कि कम से कम जो पूछा गया है वो तो नहीं ही छूटे। रोबोटिक्स के लाभ पूछे हैं तो हम रोबोटिक्स के लाभ पे कॉन्सेंट्रेट रहें, ठीक है। वही चीज़ हम उसकी बाकी की चीज़ें बताने नहीं लग जाएंगे,
ठीक है, कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, भविष्य की योजनाएं उसकी हमें नहीं बनाना है। लाभ पूछे हैं, टू दी पॉइंट लिख दो और चले आओ, राइट। तो इन चीज़ों पे सबसे पहली चीज़ कि जो पूछा गया वो नहीं छूटना है, दूसरी चीज़ अनावश्यक नहीं लिखना है, तीसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो पूछा गया है वो तो बताना ही बताना है, राइट। चलिए अगला जो की पॉइंट आता है वो है कि अनुपात संतुलन आपको बना के रखना है। अब किस चीज़ का अनुपात संतुलन, आंसर में आपको जो लिखना है वो डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों को रखना। कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें कई डायमेंशन होते हैं कि परिभाषा देते हुए इसके लाभ और हानियों की चर्चा करें, राइट। तो ये 3 डायमेंशन हो गए, एक इसकी परिभाषा देना है, दूसरी इसके लाभ बताने हैं, तीसरी की उसकी हानियां बतानी है। तो डायमेंशनल क्वेश्चन हो गया। तो इन चीज़ों को आपको एक अनुपात में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि लाभ बता रहे हैं तो पूरा लाभ लिखे तो उसी में सारे वर्ड हो गए, जगह ही नहीं बची, और अब तो आपके पास आगे एक्सटेंड करने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखिए, अनुपात में रखना है कि डेफिनेशन लिखनी है 1 से 1.5, ज़्यादा से 2 लाइन में आप डेफिनेशन लिख दो, फिर आप डायरेक्ट हेडिंग डालो कि लाभ लिख दो, हानियाँ और हानियाँ लिख दो। तो यहाँ से एक अनुपात रहेगा कि आपने जो क्वेश्चन में जितना पूछा गया उन सारी चीज़ों को आपने कवर किया है, राइट। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में कि जब भी बहुपक्षीय प्रश्न आते हैं उनको इस तरीके से, बहुपक्षीय का मतलब यही हो रहा है, राइट, कि मान लीजिए वही कि परिभाषा पूछ ली, कि क्या पूछा है, परिभाषा पूछ ली है, लाभ पूछ लिए हैं, हानि पूछ ली है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको कवर करना है और इस चीज़ में प्रश्नों में आपको अनुपात मान लेके चलना है, किन किन चीज़ों को कैसे करना है। फिर वही चीज़ की राय, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, राइट, कोई भी ऐसा प्रश्न दे दिया। आजकल प्रश्न पूछने का तरीका देखो, प्री में भी बहुत कुछ बदला है, मेंस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग, जब से सिलेबस नया आया है, पहले थोड़े से क्वेश्चन बिल्कुल ही धर्रे के आते थे, ठीक है, एकदम आज भी नहीं बदले हैं, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं। तो छोड़ना तो हमें कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं कि भैया इस तरीके के क्वेश्चन की तो हमने तैयारी नहीं की, तो हम उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, उस अनुपात में लेके चलेंगे। तो सकारात्मक नकारात्मक पक्ष आपको पता होंगे। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी क्या राय है, तो अब राय तो हो सकता है कि आपका, अगर हम इंडिविजुअली अगर किसी से पूछें तो कई बार लोग किसी भी चीज़ के बारे में अगर अच्छी बातें बताएंगे तो वही बताते चले जाएंगे। अगर किसी से कोई बात उसको नकारात्मकता है तो वो वही बातें लेके चलेंगे। लेकिन हम उस तरीके से क्वेश्चन को डील करेंगे कि हम एक न्यूट्रल होके सोचेंगे कि हाँ, इस चीज़ की हानियाँ हैं, अगर लाभ है मतलब दूसरे तरीके में कहा जाए कि सकारात्मक पक्ष हैं तो इसके नकारात्मक इम्पैक्ट भी हैं। जैसे कि हम बीटी का पास के बारे में हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, हर चीज़ में आ रही है, राइट। तो वही चीज़ें आ जाती हैं कि बीटी का पास से फ़ायदे हैं, ठीक है, या बीटी कोई भी चीज़, ऐसे बैंगन के बारे में भी कुछ टाइम पहले तक बहुत चर्चा होती थी और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, राइट। तो कि उन चीज़ों से क्या फ़ायदे हैं, बिल्कुल हैं, तो वो सकारात्मक पक्ष हो गया। नकारात्मक पक्ष, ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बाकी जो एनिमल्स हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वर्ड्स पर किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट क्यों अगर पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, कि सकारात्मक चीज़ें हैं। अगर राय पूछी है, ये नहीं कि अपने मन से, अगर उसने पूछी कि इस बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी तरफ से इस चीज़ को बताइए, तब हम 2 पक्ष लिखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। तो इन सारी चीज़ों को जब आप अपने आंसर में इंक्लूड करोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, जो चीज़ें एक्चुअल में पीएससी हमसे चाहता है, आयोग हमसे चाहता है, वो चीज़ें हमने इंक्लूड की हैं, राइट। तो ये हुआ हमारा दूसरा पक्ष। तीसरी चीज़ आती है कि आप भाषा पे ध्यान देंगे। क्या देंगे? भाषा पे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का कहना है कि जब भी मैं पूछती हूँ मीडियम कौन सा है,
बड़े अच्छे से कहते हैं मैम हिंदी मीडियम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी मैं कहती हूँ उनको कि हिंदी में आंसर टोटली हिंदी में लिखना है, वो कहते हैं मैम हम लिख सकते हैं, हमारी तो मातृभाषा हिंदी है। यहाँ एक चीज़ आ जाती है कि भाषा का मतलब क्या, कौन सी भाषा, मतलब भाषा ऐसी भाषा जैसे कि जब आप पेपर 5 पे पढ़ते हैं ना, तब आप हिंदी में पढ़ते हैं भाषा, परिभाषा, दुनिया की चीज़ें आ जाती हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ आती है कि भाषा संवाद के लिए ज़रूरी होती है, भाई हमें कम्युनिकेशन करने के लिए ज़रूरी है ना। तो आप जो बोल रहे हो सामने वाले को समझ आ जानी चाहिए, तभी चीज़ है। नहीं तो आप जो लिख रहे हो, पता है आप लिखें खुदावाचे वाली चीज़ हो गई, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, राइट। तो भाषा में सबसे पहली चीज़ आती है कि जब आप आंसर लिख रहे हो तो एक प्रवाह होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। कि कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते, जैसे आप किताबें पढ़ते हो, कभी भी आपको ऐसे नहीं लगता होगा कि ऊपर कुछ और लिखा था और आते आते भाषा अलग तरीके की हो गई। और भाषा से एक और चीज़ जो आजकल बड़ा चर्चाओं में है, वो आदि पुरुष जो मूवी आई है, उसके डायलॉग्स को लेके कितना ज़्यादा यहाँ वहाँ विवाद हो रहा है, अलग अलग तरीके की चीज़ें आ रही। तो ये जो चीज़ है ना, ये भाषा, ठीक है, शायद वहाँ भी डायलॉग लिखने वाले ने चीज़ें सोची नहीं होंगी, वो भाषा का वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है। अगर एक तरीके से चीज़ें लिखी जाएंगी तो ये जो बीच में जो ब्रेक आता है ना, ये ना आए, ठीक है। नहीं तो आदि पुरुष जैसा लोग इतना विरोध कर रहे हैं ना, ऐसे जब भी कोई जो कॉपी आपकी चेक करेगा ना, वो एवेल्यूएटर भी वही सोचेगा यार कि क्या लिख रहा है ये, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, एक प्रवाह में भाषा आपकी होनी चाहिए। फिर चीज़ आती है शुद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? भाषा में शुद्धता होनी ही चाहिए। अब शुद्धता मतलब क्या? जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हलंत लगाना भूल गए, ठीक है, ऊपर बिंदी लगानी थी वो भूल गए, जो लिखा जाना था, तो एक्चुअल में जो हम कई बार बोलते हैं वही हम लिख भी देते हैं। तो वो चीज़ अशुद्धि बोलने के तक तो ठीक है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप वर्ड लिख रहे हो वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखा जाना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छे ऐसे गोले लगते हैं, ठीक है। अगर आप में से आपने कभी कॉपी देखी होगी अपनी, ठीक है, अगर इसके पहले कभी मैंने दिया हो, क्योंकि हो सकता है आपने दिया हो और कॉपी देखी हो, नहीं देखी हो तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ कि जब आप कॉपी देखने जाते हो ना, तब आप ये चीज़ें वहाँ पे देखते हो, क्योंकि जब वो कॉपी चेक होती है ना, तो यूं करके ऐसे शुरुआत से लेके लाइन रख के और यहाँ से पढ़ना वो शुरू करते हैं, यूं और जो भी होता है तो ऐसे ऐसे गोले लगते हैं। पता चले कि जो हलंत लगना था वो नहीं लगाया आपने, बिंदी नहीं लगाई है, किसी भी चीज़ पे उनका दिमाग यहाँ वहाँ खिसक सकता है। तो वो चीज़ें गलती आप ना करें, ठीक है। अब चीज़ आती है शब्दावली। शब्दावली मतलब कि हम वही चीज़ कि हम जो डेली रूटीन में चीज़ें बोलते हैं वही हमको लगता है कि लिख देंगे, क्योंकि एज इट इज़ लिखना पॉसिबल नहीं होता है। और आयोग भी हमसे नहीं कहता कि एज इट इज़ लिखो, क्योंकि हम कोई रोबोट नहीं है कि हमने जो चीज़ें पढ़ी जस्ट पढ़ के तो हमें लिखना नहीं है। हमने कभी पढ़ी होंगी, फिर हमने उस चीज़ को फ्रेम किया होगा, उसके बाद चीज़ें हम आंसर तक पहुँचते हैं। तो शब्दावलियों पर ध्यान दें आप कि एक अच्छे से अच्छा शब्द आप चुनें, ठीक है। आप उन चीज़ों को इस तरीके से लिखें कि हाँ, एक थोड़ी सी व्यवस्थित सी भाषा लगे, ऐसा लगे कि जो सामने वाला लिख रहा है तो थोड़ा सा एक फ्लो में भी है, और जो लिख रहा है वो सही है, उस आंसर, उस लाइन, उस भाव, जो भाव को आप प्रकट करना चाहते हैं उससे उसका मैच होना चाहिए, राइट। अगली चीज़ आती है एक भाषा प्रांजल होना चाहिए। अब प्रांजल भाषा का मतलब क्या है? अब देखो यही चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कोई कहे कि भाषा प्रांजल होनी चाहिए, अब इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से अगर कहें तो हम कहें कि भाषा सरल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? भाषा होनी चाहिए सरल। कैसी होनी चाहिए भाषा? भाषा सरल होनी चाहिए, ठीक है, और समझने में आसान होना चाहिए। समझने में आसान होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। अब यही चीज़ों को अगर आप देखिए, यहाँ तो यही भी हमको ये इसी का एग्जाम्पल मिल गया। 3 शब्द यहाँ पे हैं और हम सीधा सीधा लिखें कि भाषा सरल होनी चाहिए।
तो ये नॉर्मल शब्द है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये चीज़ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं इस चीज़ का प्रयोग करो कि भाषा प्रांजल होनी चाहिए, तो जो कॉपी चेक करेगा ना वो सोचेगा भी हाँ यार, बंदे जो भी व्यक्ति ये जो लिख रहा है ना, इसने चीज़ों को पढ़ा है, इसने चीज़ों को समझा है। और भाषा एक्चुअल में जब आप हिंदी में ही लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा की समझ आपको है। तो भाषा प्रांजल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, समझने में आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसे क्लिष्ट शब्द लिख रहे हैं कि वो हमें ही नहीं पता, बोले पता नहीं कि लिख दिया। जैसे कई बार होता है ना, लोग बात करते हैं और कई शब्द बोलते हैं जिनका उन्हें मतलब नहीं पता है, तो वो ऐसी चीज़ें ना लिखें। ऐसा भी ना लिखें कि हमने तो लिख दिया, समझते रहो इसका मतलब क्या हो। तो एक आम बोलचाल वाली जो चीज़ें होती हैं, जो जनरली लोगों को समझ में आ जाए, उस तरीके की चीज़ें लिखें। साफ लिखें, शुद्ध लिखें और सरल लिखें, ठीक है। तो ये तो हुई बात किसकी, भाषा की। अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्रामाणिकता। अब आप कहेंगे मैम कैसी प्रामाणिकता, उत्तर लेखन में क्या प्रामाणिकता की ज़रूरत है। अब प्रामाणिकता का मतलब आप ऐसे समझें कि जैसे मैंने कोई बात कही, ठीक है, अब मैंने तो कह दी, बट अगर मैं इस बात को सिर्फ ये कह के दूर हो जाऊं तो हो सकता है कि आपको लगे कि हो गया, कह दी होगी। लेकिन अगर वही चीज़ जब हम जनरली या ऐसे बात करते हुए मैं कहूँ कि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें और ज़्यादा आप पर इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। वही चीज़ गीता में श्री कृष्ण ने इस अध्याय के इस श्लोक में ये बात कही है, तब आप पर और इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं। आपको प्रामाणिकता है, ये पूरा प्रमाण दिया जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि मैम ये तो आपने गीता की बात कर दी, कई बार लोग रामायण के एग्जाम्पल देते हैं, तो हम आंसर राइटिंग में कहाँ इस चीज़ का यूज़ करें। इस चीज़ का सबसे अच्छा जो आपको करना चाहिए वो तरीका ये है कि मान लीजिए कि आप संविधान की कोई चीज़ लिख रहे हैं, राइट। संविधान में आप न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं, आप संसद के बारे में बात कर रहे हैं, आप लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, या जनरल इस चीज़ की फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पर अनुच्छेद को इंक्लूड कर देते हैं तो आपका उत्तर और प्रमाणिक लगेगा। जब भी आप संविधान या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जब भी आप करते हो, एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई, बट कोई नहीं, ठीक है। प्रामाणिकता, जस्ट अ मिनट, चलो कोई नहीं, यहाँ से समझ लेते हैं। जब भी हम प्रामाणिकता की बात करते हैं तो क्या करते हैं उसको कि जब हम संविधान लिख रहे हैं, ठीक है, संविधान की बात कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जब हमने संविधान की बात की तो हम संविधान के लिए क्या बात करेंगे कि भैया इस अनुच्छेद में ऐसी चीज़ बताई गई है। तो किसके बारे में सबसे पहले आपको प्रमाण देना है, अनुच्छेद के बारे में। आप वहाँ पर अनुच्छेद का उल्लेख करेंगे, क्या करेंगे, अनुच्छेद का उल्लेख करेंगे। वही सेम चीज़ जब आप अगर भूगोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मैप का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मैप या मानचित्र का प्रयोग, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। फिर चीज़ आती है कि मान लीजिए अगर आप कोई दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, दर्शन की बात कर रहे हैं, तो दर्शन को बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि दार्शनिक बात जब भी अगर आप कर रहे हो, एग्जाम में जब आप लिख रहे हो, आंसर राइटिंग में कभी भी ऐसी चीज़ आती है, तब आप उस चीज़ के लिए किस चीज़ की प्रामाणिकता देते हो। प्रामाणिकता आप देते हो इस चीज़ के लिए किसी भी पुस्तक के बारे में, ठीक है, कि इस पुस्तक में ऐसी ऐसी बात कही गई है और इन चीज़ों से आपकी और प्रामाणिकता लगे कि हाँ आप जो बातें बोल रहे हो वो हवाबाजी नहीं कर रहे हो, ठीक है। कि गांधी जी ने कभी मेरे सपनों का भारत में ऐसी ऐसी बात कही थी, गांधी जी ने कभी भी ऐसी बात, इस वाले समाचार पत्र में उनकी ऐसी ऐसी बात छपी थी, ठीक है, या इस टाइम पे इस परिप्रेक्ष्य में ऐसी बात कही थी, गांधी जी ने कही थी, अंबेडकर ने कही थी, चारवाक ने कह दिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको, और आपका जो उत्तर है उसको और अच्छा और प्रामाणिकता के साथ जब आप चीज़ें लिखते हो तो इस चीज़ से आपका आंसर अच्छा भी लगता है और परिपूर्ण भी हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद जो चीज़ आती है वो आता है प्रस्तुतिकरण, राइट। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें यहाँ वहाँ हो गई, इसको आप ऐसे माने कि प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण का मतलब क्या होता है? प्रस्तुतिकरण का मतलब ये है कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो उस चीज़ को देखिए, मैं अगर बात कहूँ कि कोई भी व्यक्ति जनरली से ऐसे ही पता चले बाल खड़े हैं और कैसे भी कपड़े पहन रखा है और अजीब से वेशभूषा में आता है, वो कितनी भी अच्छी बात कहेगा आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और वही कोई एक बिल्कुल प्रेस किए हुए कपड़े पहने हैं, अच्छे से बाल बना रखा है, अच्छा डिसेंट सा दिखने में लग रहा है, तो आपको भी लगेगा यार इस बार इससे बात तो करें, क्योंकि फर्स्ट क्या कहते हैं वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली चीज़ आती है। तो ये जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका जो है वो लास्ट और ना बन जाए, इसके लिए आपको सबसे बड़ी जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन कैसा है आपका, किस चीज़ का प्रेजेंटेशन, उस आंसर का प्रेजेंटेशन, राइट। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ऐसा नहीं कि हम लिखना शुरू किए, मान लेते हैं कि ये हमारी कॉपी है और हमने यहाँ से लिखना शुरू किया और यूं 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 सब सारी कथा लिख के और दूर हो गए, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब इसी चीज़ को मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि हमको प्रेजेंट ऐसे करना है कि सामने वाले का मन करे। अब ऐसे लिख दोगे कुछ भी, ठीक है, उसी में यहाँ की बातें डाल दी, वहाँ की बातें डाल दी, सब कुछ ऐसे मान के चलो। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं कि आप खाना खा रहे हैं और थाली आपके सामने आई, ठीक है, चावल पड़ा है, उसी पे दाल पड़ी है, उसी पे सब्जी पड़ी है, उसी में साइड में अचार पड़ा है, उसी पे रोटी पूड़ी सब कुछ मिला के आपको दे दिया है। आपको कैसा लगेगा? सोच के देखो आपको कैसा लगेगा उस समय। और वहीं इसी का दूसरा पक्ष जब आप देखते हैं कि आपने जब आप खाना खाने बैठे ना, तो सामने से थाली को आते देख रहे हैं, थाली है, उसमें एक अलग कटोरी में दाल रखी है, अलग कटोरी में चावल रखा है, अलग कटोरी में अचार रखा है, साइड में रोटियां रखी हैं, और भी सोच लीजिए जलेबी रसगुल्ले जो भी आपको सोचना है, ठीक है, सब ऐसे अच्छा सजावट सा से आते देख रहे हैं। तो आपको अंदर से इच्छा होगी, यार भूख नहीं भी होगी ना, यार खा लूँ, क्या खाना एक बार। तो वही सेम चीज़ जब आपका कोई कॉपी को चेक कर रहा होगा तो वो चीज़ें अब आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप उस व्यक्ति को, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको मजबूर कर पा रहे हैं कि नहीं कि आपकी कॉपी को पढ़े, राइट। अब यही चीज़ मान लीजिए, ये हमने एक एग्जाम्पल देखा और एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्न आजकल ऑलरेडी लिखे आते हैं, राइट। तो प्रश्न के बारे में हमें कुछ भी नहीं लिखना है, उसके नीचे जस्ट हमें उत्तर लिखना होता है। हमने यहाँ से चीज़ें शुरू की, मान लीजिए परिभाषा लिखी, इतनी 2 लाइन में परिभाषा लिखी और यहाँ से हमने पैराग्राफ को चेंज कर दिया और यहाँ से हमने बाकी कंटेंट लिखा, फिर वहाँ से नीचे जाके हमने यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया। तो सोच के देखो कि सामने वाले को देख के ही अच्छा लग रहा है ना यार, कि ऊपर हम लिखेंगे भी नहीं ना कि ये इंट्रोडक्शन है, ये हमारे क्वेश्चन का मूल पार्ट है और ये निष्कर्ष है, तब भी उसको समझ में आ जाएगा। क्यों? वही सेम एग्जाम्पल, थाली में सारी चीज़ें अलग अलग रखी हमें दिख रही हैं, तो वो मजबूर हो गए कि हाँ यार सजावट तो बड़ी अच्छी है, चलो पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, राइट। तो इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। फिर चीज़ आती है आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। कोई भी साइंस का जब भी आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए हम कोशिका की बात करते हैं, सेल, ठीक, कोशिका के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आया है, ऐसा जबरदस्ती भी नहीं घुसाना है कि लो भैया ये है डायग्राम, दे मारा बेचारे के ऊपर, ऐसा नहीं करना। डायग्राम, जैसे कोशिका की बात आई, जंतु कोशिका की बात हो रही है तो जंतु कोशिका का डायग्राम बना दीजिए। जबरदस्ती में फिर यहाँ पे टाइम खराब करने के लिए आपको वनस्पति कोशिका का बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो जंतु कोशिका के बारे में पूछा गया है, छोटा सा रफ सा भी डायग्राम बना देंगे तो चल जाएगा। ऐसे कोई आपको वो उनको पिकासो नहीं बनाना है, रफ सा डायग्राम भी बनाएंगे जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे, आपकी बातें उन तक पहुंच जाएं और आपका जो रिप्रेजेंटेशन आप करना चाह रहे हैं वो हो जाए, दैट्स इट, ठीक है।
डायग्राम पे बात कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। ऐसे मान लीजिए कोई पॉइंट इस तरीके के हैं तो आप उसको फ्लो चार्ट में समझा सकते हैं। फिर एक चीज़ आती है कि पेन या लेखनी, और इस चीज़ को जब भी मैं क्लास में भी बात करती हूँ तो स्टूडेंट सबसे पहले कहते हैं मैम इस पॉइंट की क्या ज़रूरत है और इस पॉइंट के बारे में क्या बात है। बात ये है कि जब हम वही चीज़ कि आप क्या बनाने वाले हो, उस चीज़ के लिए क्या क्या सामग्री आपने उपयोग की है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि चावल सब बनाते हैं, वही बासमती चावल बना रहा है कोई तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा। जब आप खाओगे, रखा देखोगे, खुशबू आएगी तो एक अलग इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। दूसरी तरफ से ऐसी कोई लोकल वाला बना लोगे तो लगेगा यार चावल खाना है क्या, तो वो वाली चीज़, ठीक। तो पेन का ध्यान इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि एक ही पेन यूज़ करें, मोस्ट ऑफ दी थिंग कि आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कई स्टूडेंट्स को देखा है कि ऐसे ढेर भर पेन ले आते हैं, बोले ये भी ले आए, ये भी ले आए, ये भी, और उसमें भी क्या करते हैं कि अलग अलग कंपनी के पेन, लगता है सारे एक्सपेरिमेंट उसी कॉपी पे करने वाले हैं। तो ये चीज़ें ना करें। आप क्या करना है, एक ही पेन लेना है, एक कंपनी का पेन लेना है और पूरी कॉपी में एक ही तरीके के पेन से लिखेंगे तो देखने में कॉपी भी अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं कि कोई एक कंपनी का पेन है वो बहुत ज़्यादा डार्क चल रहा है, उससे आधा लिख दिया, उसके बाद आधा थोड़ा सा लाइट सा दिख रहा है पेन, उससे लिख दिया, तो वो सारी चीज़ें पे आपको ध्यान आज से देना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हो, घर में भी अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस चीज़ पे आपको ध्यान देना कि एक ही पेन से लिखना है। एक जैसी कॉपी सब पूरी जब दिखेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ की राइटिंग की बात आती है कि ऐसा नहीं कहते कि बहुत अच्छी राइटिंग लिख लेना चाहिए, लेकिन इतना लिखी होनी चाहिए कि समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं बिच्छू की टांगें बनी हैं, कहीं मच्छर की टांगें बनी हैं, यहाँ वहाँ अक्षर भाग रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ना हो। इन सारी चीज़ों, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ये आंसर राइटिंग के बारे में कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती थी उन सारी चीज़ों को हमने ध्यान दिया है, उन सारी ही बातों पर हमने ध्यान दिया है। और इसके अलावा आगे भी हम बात करते रहेंगे। आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत जल्दी हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और कोई आपका प्रश्न हो तो आप ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट था तो भी बताएं और नहीं था तो भी बताएं। आपके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।